अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं मैंने सलाम किया है कि नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। कल कोई बात क्या की थी मैंने भला? हाँ ठीक है, ना शुक्रिया वाली। अच्छा, फैमिलीज की लड़ाइयाँ तो चलो और रीज़न होते हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों की आपस में लड़ाइयाँ हों लड़ पड़ते हैं फिर, और बाहर सड़क पे लड़ाइयाँ, ट्रैफिक में, रीजंस होती हैं। क्या चीज? हाँ, दोस्तों में लड़ाइयों की रीजन ये होती है कि वो मजाक मजाक में कोई ऐसी बात कर देते हैं जो बुरी लग जाती है, तो उसमें लड़ाई हो जाती है। और ट्रैफिक में, बाजार में है नहीं। अना तो फैमिलीज में ज्यादा मसला है। ऊसा किस बात पे? हाँ, उसने गलत किया है, मैं सही था और वो गलत था, और उस बात पे फिर, या उस गलत बात करने का तरीका फिर उस लड़ाई, उस गुस्से में एडिशन कर देता है कि देखा किस तरह से है या बोला कैसे आगे से। तो ये लड़ाई की वजह। अच्छा, अब अगर तो वहीं सड़क पे लड़ाई हुई तो फिर तो 2-3 चंडे उसने मार दी, 2-3 चंडे आपने खा ली, तो तो वो तो लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन अगर कंटिन्यूस कांटेक्ट है, दोस्त हैं, फैमिलीज हैं, तो वो लड़ाई इसलिए चले जा रही है कि गलती उसकी थी, मेरी गलती नहीं थी। और जो अपने आप को सही समझ रहा होता है तो वो फिर सुलह करने के लिए भी तैयार नहीं होता। अब चूंकि वो कंटिन्यूटी का रिश्ता है, रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं, तो अच्छा, मैंने पता नहीं शायद कल इस क्लास में कहा था या FR2 में कहा था, ये मैं जितनी भी ये अहादीस सुना रहा होता हूँ या इस तरह की जो अखलाक की बातें बता रहा होता हूँ, ये मैं इसमें कभी दोस्ती का वर्ड यूज कर देता हूँ, ये सारी बातें ना ये हराम वाली दोस्तियों पे नहीं एप्लीकेबल हैं। ये उन पे अप्लाई ना कर लें कि अच्छा वो अब दोस्ती थी टूट गई तो अब नाराज हैं, तो अब कौन पहल करेगा, वो जो पहल करेगा वो अफजल है। ये उन हराम चीजों पे नहीं है। वो जो हराम दोस्तियां हैं ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है बातें। पता नहीं बता क्या रहा था। हाँ जी, तो फैमिली में नाराजगी चल रही है, दोस्तों में नाराजगी चल रही है, और वो इस वजह से कंटिन्यूड है कि मैं सही हूं और वो गलत है, और जो सही है वो पहल करने को तैयार नहीं है। इस वजह से वो जो रिलेशन है, रिश्तेदारियों में ज्यादातर मसला होता है, और दोस्तों में तो उतना नहीं होता, क्योंकि आप लोगों की दोस्तियां जो है ना वो वैसे भी बस मोस्टली मतलब की होती हैं। मैं ना ये जो कैफ मेरे दौर में FE1 FE2 होता था, नवंबर 99 में मैंने CA शुरू किया था, तो ऑटम 2001, 2 साल तो ये कैफ ऑटम 2001 का क्वालिफाई कैफ पास है, तो वो 2 साल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो पहला था उसमें मैं क्लास का टॉपर था, हर सब्जेक्ट का टॉपर था। तो अब हर सब्जेक्ट का टॉपर था, हाँ। तो मेरे दोस्तों की गैदरिंग ज्यादा थी, और उसके बाद जब तीसरे लेवल में, मतलब दूसरे लेवल में आया, तो मैं फर्स्ट नहीं आया। तो वो जो अगर 10 दोस्त मेरे आसपास खड़े होते थे उनमें से एक रह गया, बाकी लोगों ने मेरे आसपास खड़े उन्हें छोड़ दिया। तो ये जो दोस्तियां हैं आपके लोगों की अभी स्टूडेंट्स लाइफ में, वो मोस्टली मतलब की ही हैं। वो मतलब पढ़ाई भी हो सकता है और दूसरे उल्टे मतलब भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मतलब की हैं। तो जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, उनमें फिर लड़ाई हो जाए फिर वो आगे नहीं चल रहा होता। रिश्तेदारियों में ही मसला है। क्यों आगे नहीं चल पा रहा? क्योंकि झगड़ा छोड़ के आगे चल नहीं रहे हैं। अबू दाऊद 4800 सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हूं, जमानत, जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में घर का जामिन हूं, जिसने मिजाह यानी मजाक के तौर पर भी झूठ नहीं बोला, और उस शख्स के लिए टॉप एरिया में जन्नत बुलंद तरीन हिस्से में घर का जामिन हूं, जिसने अपना इखलाक अच्छा कर लिया। कल एक सवाल मैंने दिया था पॉइंट 2 के अलावा। जी, ये तो वाकई तासुब हो गया। नहीं तो मार्क्स ठीक कराएं या कि नहीं कराएं? नहीं, ये तो सही नहीं है। इसको रोकिएगा जरा। क्या बात हो रही थी? नहीं, क्वेश्चन होमवर्क दिया था ऑटम 22, उसमें पॉइंट नंबर 2 यानी मटेरियल के वेरिएंसेस के अलावा बाकी वेरिएंसेस कहे थे। इसमें मटेरियल प्राइस और यूजेज वेरिएंस के अलावा बाकी कहा था करने को, और अगर किया है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी। सेल वेरिएंस जी, नहीं तो सवाल वाले की मर्जी, उसने पूछ लिया मार्जिनल तो क्या है। अच्छा, ओके। सेल वॉल्यूम वेरिएंस में, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ये मसला कि कंट्रीब्यूशन लेना है या प्रॉफिट लेना है, इसके अलावा सेल वॉल्यूम में मसला नहीं। आपने भी यही पूछना था। अच्छा, लेबर के वेरिएंसेस में मसला, जिन्होंने किया है, किन्होंने किया है, ठीक है जी। यहां लेबर के वेरिएंसेस में मसला, क्योंकि इस सवाल में ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है जैसे पॉइंट नंबर 5 है, ये काम पहले वाले सवाल में मैं बोर्ड पे कर चुका हूं। सेम वही वाला पॉइंट है कि वेजेस 10% महंगी कर दी, उसकी वजह से वर्कर्स की एफिशिएंसी 5% इंप्रूव हो गई। तो ये बिल्कुल सेम पॉइंट वो 16 वाले में भी था। और उसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये वाला काम भी पहले हम किसी सवाल में कर चुके हुए हैं, जिसमें एक्चुअल ओवरहेड्स टोटल दिए हुए थे और उसको फिर फिक्स्ड और वेरिएबल में तोड़ना था। तो ये काम पहले किए हुए हैं, इसलिए मैं खुद से तो अंदाजा नहीं क्या बताऊं, लेकिन आपने कुछ पूछना है तो पूछें, वरना ये चीजें पहले कर चुके हैं। लेबर और ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में कोई सवाल, जिन्होंने भी किया है लेबर ओवरहेड्स, ओके। अच्छा, इस सवाल में ना पहली लाइन में लिखा हुआ है कि बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है, और रिक्वायरमेंट ए में उन्होंने मेंशन किया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से करके दिखाएं। तो मेंशन कर दिया तो चलो कर दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग से मेंशन करके दिखाएं। अब जो पार्ट बी का पॉइंट 1 है, मेरे जाती ख्याल ये है कि जिस स्टूडेंट ने इसको एब्जॉर्प्शन से सॉल्व किया होगा वो भी सही माना जाना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट बी में, बी क्या ये बी में दोबारा कहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग, वो तो सिर्फ ए में कहा था। तो जो एब्जॉर्प्शन से करेगा वो भी सही है, और जो इस वजह से कि पार्ट ए में वो मार्जिनल कह के पूछ रहा है और वो सेल वॉल्यूम मार्जिनल से कर देगा, वो भी सही। हाँ जी, ओके।
चले मटेरियल मैं कराता हूं, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, और ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं है, ये आगे भी मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल होनी है चीज। इसको समझ लें, फिर इसकी जो हेडिंग मुनासिब लगेगी बाद में बना लेंगे। पहले मैं आपको बात समझा लूं। अगर प्रोडक्ट के एक यूनिट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट के 1 यूनिट की, प्रोसेस में लॉस हुआ करता है 5%, तो हम प्रोडक्ट का एक यूनिट जो कि एक बैग है, जैसे रुकिएगा, नहीं क्या बात कर, हाँ जी बैग बेच रहे थे हम एक। तो जो प्रोडक्ट है वो एक बैग है, कोई केमिकल होगा, कोई यूरिया का बैग होगा, कोई किसानों वाली कोई चीज होगी, कुछ है, कुछ चावलों का बैग है। तो हम प्रोडक्ट बैग्स की शक्ल में बेचते हैं, और वो बैग होता है 95 केजी का। तो हमें इस एक बैग बनाने के लिए कितने किलो मटेरियल इनपुट करना पड़ता होगा? 100 केजी। ये इनपुट है। अगर हम इस मशीनरी में कुछ चेंजेस करें या मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी बेहतर वाली आ जाए, समहाउ हमारा अब प्रोसेस का लॉस रिवाइज हो जाए, और जो पहले 5% लॉस होता था वो अब 3% लॉस रह जाए, तो इस खुशी में अब हम कस्टमर को कहें कि आइंदा हम आपको 98 किलो की बोरी बेचा करेंगे। प्रोडक्ट हम 98 केजी का बैग बड़ा कर देंगे, अब 20% ज्यादा। बैग तो प्रोडक्ट तो वही है, तो हमें 95 केजी का प्रोडक्ट ही अब भी बनाना चाहिए। फर्क क्या पड़ेगा? इनपुट चेंज हो जाएगा, तो वो रिवाइज्ड इनपुट क्या हो जाएगा? हाँ जी 98 केजी हो जाएगा। 98 केजी कैसे निकालें? ये जो 95 केजी है ये 97% है, तो यहां से ग्रॉस करना पड़ेगा 97.94 केजी। यानी जो पहले लॉस होता था, अच्छा ये जो सवाल मैं भी डिस्कस कर रहा हूं ना, उसमें यही पॉइंट ऐसे ही है नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट तरह से है। लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आगे मल्टीपल सवालों में बार बार इस्तेमाल होनी है। अभी इस वक्त मैं प्रोसेस का लॉस अगर चेंज हो जाए की बात कर रहा हूं, और पहले लॉस ज्यादा होता था, अब अगर लॉस डिफरेंट होगा, चलो कम होगा, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कम होने का मतलब हम इनपुट को कम क्यों कर रहे हैं? हम ज्यादा प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर लॉस कम होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा ना, इन टोटल हाँ ज्यादा बैग्स बन जाएंगे। यानी पहले अगर हम फॉर द मंथ 20,000 केजी इनपुट करते थे और उससे लेट से 1900 बैग्स बनते थे, तो अब 20,000 केजी में हो सकता है 1950 बैग बन जाए। ये बात नहीं हो रही है, प्रोडक्ट के एक यूनिट की बात कर रहा हूं। अभी इस वक्त देखें, इस वक्त डिस्कशन क्या है कि जो लॉस पहले होता था उससे चेंज हो जाए। प्रोसेस में कोई चेंज कर लें, कोई मशीनरी चेंज कर लें, कोई मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर लें, जो लॉस पहले होता था रिवाइज हो जाए। तो अभी मेरी मिसाल में वो लॉस कम हो रहा है, कम। तो उस कमी को मैंने कैसे इनकॉर्पोरेट किया? इनपुट कम कर दिया, इनपुट कम कर दिया। तो इसके लिए मैंने ये बात की है कि हो सकता है किसी के जहन में आए कि इनपुट क्यों कम कर रहे हैं, आउटपुट बढ़ा लें। तो फॉर द मंथ टोटल अगर बात करेंगे तो हां आउटपुट ज्यादा ही होगा। क्यों आउटपुट ज्यादा होगा? क्योंकि लॉस कम हो गया। तो जितने किलो पहले मटेरियल मशीन में डाला करता था उससे जितने बैग्स बनते थे अब ज्यादा बैग्स बन जाया करेंगे। ये बात इस वक्त नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है एक यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में कि प्रोडक्ट का एक यूनिट जितने किलो की चीज थी वो तो उतना ही रहेगा, उस प्रोडक्ट की शक्ल थोड़ी बदल देंगे, लेकिन लॉसेस रिवाइज होने से इनपुट रिवाइज हो जाएगा। ये बात बता रहा हूं मैं इस वक्त। प्रोडक्ट के एक यूनिट की फिजिकल शक्ल वही है। मैं बात यह करने लगा हूं कि अगर एक प्रोडक्ट जिस प्रोसेस से गुजर के बनता था उसमें लॉस होता था, अब अगर वो लॉस रिवाइज हो जाएगा तो प्रोडक्ट की शक्ल बदल देंगे। फर्क क्या पड़ेगा? इनपुट रिवाइज हो जाएगा। और अगर ये आपको मैं डाटा
100 किलो बताऊं, 5% बताऊं, 3% बताऊं, ये फिगर कैसे निकालें? ये फिगर कैसे निकालें? यानी पुराना इनपुट इनटू, पहले यहां जाऊंगा 0.95, फिर यहां आऊंगा डिवाइडेड बाय 0.97, तो रिवाइज्ड इनपुट निकल आएगा। ये है मेरी यहां अभी डिस्कशन का मकसद कि प्रोडक्ट के एक यूनिट की बात हो रही है, टोटल फॉर द मंथ की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट के एक यूनिट की जिसकी फिजिकल शक्ल नहीं बदलने लगे हम। यहां पर मैंने ये बात की है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए जो लॉस पहले होता था, अगर लॉस चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट की शक्ल बदल देंगे हैं? क्या चेंज करेंगे? इनपुट रिवाइज कर देंगे। तो पुराने इनपुट से नए इनपुट तक कैसे पहुंचे ये वो बताया। तो ऐसे और फिर ऐसे। नहीं, फिर तो प्रोडक्ट ही बदल जाएगा ना। तो बेटे हम इस वक्त अगर प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रोडक्ट की शक्ल थोड़ी बदलने लगे। अगर प्रोडक्ट ही बदल देनी है तो इस तरह के काम हम डिसीजन मेकिंग में करेंगे जाके कि बताएं प्रोडक्ट बदलें कि ना बदलें। ये प्रोडक्ट वही रहना है फिजिकली, वेरिएंस में इसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में हो सकता है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी जाके हम ये काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं इस वक्त डिस्कस क्या कर रहा हूं कि वो प्रोडक्ट जो फिजिकली नहीं बदल रहा, अगर प्रोसेस लॉस चेंज हो जाए तो इनपुट रिवाइज हो जाएगा। तो वो इनपुट रिवाइज वाला कैसे कैलकुलेट करें? पुराना इनपुट से पहले यहां फिर यहां। ये नोट करना है, इसकी हेडिंग भी कोई ना कोई बना लें। क्या किया ये? हम प्रोडक्ट के एक यूनिट के रिवाइज्ड इनपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं अगर प्रोसेस लॉस चेंज हो रहा हो तो। हाँ जी, नोटेड।
अच्छा वो अभी ये शील्ड देने में और उसमें इतना टाइम लग गया, मैंने ना ये एक सवाल ये वाला पॉइंट 2 करा के और प्रोसेस मिक्स कराना था। मैं आपको ना पहले प्रोसेस मिक्स वाली बात बता रहा हूँ और उसका एक सवाल करा रहा हूँ ताकि उसका होमवर्क दे सकूँ। फिर अगर तो आज टाइम बचा सका तो आज, वरना कल मैं ये पॉइंट 2 सॉल्व कर दूंगा। ये जो ऑटम 22.2 ना, ऑटम 22 वाला, ये मैंने कहा था ना सॉल्व करने को। तो पहले मैं आपको प्रोसेस मिक्स समझा के उसका सवाल करा के और होमवर्क देना है वो कर लूं, फिर देखता हूं ऑटम 22 का टाइम बचा तो। नूर एक मिनट रुकना जरा। अच्छा, प्रोसेस आपने बड़े प्यार से पढ़ा था टॉपिक, तो इसको भी हम मिला लेते हैं। वेरिएंस में प्रोसेस मिक्स करते हैं। इसका आसान सी बात है, आसान सी है। इसका कॉन्सेप्ट सुन लें, फिर बताता हूं कि सवाल में क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये बात प्रोसेस कॉस्टिंग में कही हुई है और मेरा ख्याल है मार्जिन अब्जॉर्प्शन में भी कही थी। दोबारा कह रहा हूं, अगर पहले नहीं लिखी हुई है तो सही है, नहीं लिखी हुई है तो अब लिख लेना। अगर प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटी एक जैसी है, यानी प्रोडक्ट भी केजीज में है, मटेरियल भी केजीज में है, प्रोडक्ट भी लीटर है, मटेरियल भी लीटर है, तो फिर क्वांटिटीज कैजुअल ईपी वही क्वांटिटी ही एक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटी डिफरेंट है, मटेरियल है इतने लीटर, प्रोडक्ट है इतने बॉक्सेस, मटेरियल है इतने गज कपड़ा, प्रोडक्ट है इतने नंबर ऑफ चेयर्स, मटेरियल है इतने किलो मेटल, प्रोडक्ट है इतने नंबर ऑफ मशीन्स, तो अब प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटी फर्क हो गई ना। तो क्वांटिटीज कैजुअल ईपी ये किसके हिसाब से बनता है? ये प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है। ये बात पहले मैंने बताई तो हुई है, अगर आपने पहले अच्छी तरह लिखी भी है तो ठीक है। लिखी हुई है ये, मैं आपको एक दो मिसालों से ना इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ था डायरेक्ट लेबर 4 घंटे, और एक्चुअल ये हुआ कि प्रोडक्शन हुई बल्कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इनपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और आउटपुट। 2000 यूनिट्स ओपनिंग थे, 20,000 मजीद इन हुए, 3,000, बल्कि अभी एक बता देता हूं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई? एक्चुअल प्रोडक्शन 17,000। लेबर के एक्चुअल आवर्स लगे 70,000। असल में 70,000 लगे। हाँ, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एसएच अब तक क्या सीखा है? जितनी प्रोडक्शन हुई उनको इससे मल्टीप्लाई जी, 68,000 माइनस 100 इंटू 70,000। तो इससे नजर आ रहा है कि कितना? 2 लाख एडवर्स। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एडवर्स है, यानी लेबर ने अच्छा काम नहीं किया। ये फेयर है बात? ये कंपैरिजन फेयर है? क्या अनफेयर है इसमें? ये जो हम कह रहे हैं ना इतने घंटे लगने चाहिए थे, ये बात हम कर रहे हैं इन 17,000 के लिए, जबकि लेबर ने जो 70,000 घंटे लगाए हैं सिर्फ इन पे थोड़ी लगाए हैं, इन पे भी तो लगे हैं, थोड़े बहुत तो लगे ही हैं ना। तो हम इन 17,000 यूनिट्स पे जितने घंटे लगने चाहिए थे
उसको कंपेयर कर रहे हैं जो उन्होंने 20,000 यूनिट्स पे लगाए हैं। 17,000 पे तो पूरा काम कर दिया, 3,000 पे भी तो कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो यह फेयर कंपैरिजन नहीं है। तो फेयर कंपैरिजन के लिए या तो हम एक्चुअल आवर्स भी किनके लें, 17 के, लेकिन वो सही नहीं क्योंकि एक्चुअल आवर्स तो 12,70,000 है। तो हमें एसएच ठीक निकालने पड़ेंगे। हमें एसएच निकालने के लिए 17,000 की बजाय देखना पड़ेगा कि ये 3,000 कितने परसेंट कंप्लीट थे। अगर ये 60% कंप्लीट थे तो इन पे भी तो आवर्स लगने चाहिए थे। तो अब हम एसएच निकालेंगे 17,000 पे, तो ठीक है, इंटू 4, 3,000 में भी 752। अब ये है एसएच, ये नहीं है। और अब इस एसएच को कंपेयर करें तो वर्कर्स ने अच्छा काम किया है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स होने से अब तक जो पढ़ा उसमें चेंज ही आ जाएगा कि अब तक हम लोग एसएच, एसक्यू ये किन पे कैलकुलेट करते थे, जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती थी। लेकिन अब प्रोसेस मिक्स होने से और क्या चीज सामने आ गई कि वर्क इन प्रोसेस पे भी तो कुछ ना कुछ किलो मटेरियल लगा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस पे भी तो कुछ ना कुछ आवर्स लगे हुए। तो फेयर कंपैरिजन के लिए जो आज तक हम एसक्यू और एसएच कैलकुलेट किया करते थे, किन यूनिट्स पे, एक्चुअल प्रोडक्शन पे, तो अब हमें साथ वर्क इन प्रोसेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, एग्जाम नोट्स वाले डब्बे पे आए, एग्जाम नोट्स वाला डब्बा जो मैंने रिकंसिलेशन के फॉर्मेट के नीचे बना के दिया हुआ है। पहुंचे? इसमें पॉइंट नंबर 5 पढ़ लें। जो काम हम आज तक एसएच, एसक्यू या किसी सवाल में इवन एएच, एक्यू भी, जैसे कल जो सवाल मैंने बोर्ड पे किया था उसमें एक्चुअल टोटल आवर्स भी हमें मल्टीप्लाई करके निकालने पड़े थे। इतनी बात सुने ना पहले मेरी। कल जो मैंने बोर्ड पे सवाल किया था उसमें एक्चुअल आवर्स थे 7, वो तो पर यूनिट थे, तो टोटल कैसे किए थे, यूनिट से मल्टीप्लाई किया था ना। तो एसक्यू, एसएच तो करते ही ऐसे हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ये। कभी कभार हो सकता है आपको एएच, एक्यू वो भी टोटल बताने की बजाय पर यूनिट बता दी हूं, तो उनको भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो एएच, एक्यू, एसएच, एसक्यू इनको अगर टोटल करना पड़े तो आज तक किससे मल्टीप्लाई करते थे, एक्चुअल प्रोडक्शन से। अब अगर प्रोसेस मिक्स हो जाएगा तो एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय ईपी से किया करेंगे। ईपी, इस सवाल में ईपी बनाते तो कन्वर्जन वाले कॉलम में क्या लिखते, कंप्लीटेड यूनिट्स 17,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 का 60%, 1800। यानी अगर प्रोसेस मिक्स हो गया तो हमें वर्किंग में ईपी भी बनाना पड़ा करेगा। और एसएच, एसक्यू, एएच, एक्यू किन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय ईपी से। और एक बात आपकी अकल पे अज्यूम करना चाह रहा था लेकिन बोल देता हूं, जब मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे तो कौन से ईपी को यूज करना है, मटेरियल वाले ईपी को। और जब लेबर और ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे तो कन्वर्जन वाले ईपी को। अभी थोड़ी सी बात और है, फिर पढ़िएगा। यहां तक रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में वेरिएंस और प्रोसेस मिक्स हो जाए तो जो भी आज तक हम एसक्यू, एसएच निकालते आए हैं किन यूनिट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन। अब फर्क ये पड़ेगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय ईपी से करना है, और मटेरियल के वेरिएंसेस के लिए ये वाला ईपी यूज करना है और लेबर ओवरहेड्स के लिए ये वाला ईपी यूज करना है। लेकिन ईपी भी तो 2 मेथड से बनता है, FIFO, F को। तो कौन से मेथड वाला बनाए, जो कंपनी की पॉलिसी हो। तो जो कंपनी की पॉलिसी है वो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए है। ये तो हम इन्वेंट्री वैल्यू नहीं कर रहे, एक लॉजिकल कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लॉजिकल कंपैरिजन FIFO से ही हो सकेगा। पता नहीं क्या क्या कहीं जा रहा हूं मैं, है ना। एसएच निकालते हुए हमें इन 22,000 यूनिट्स के आवर्स देने चाहिए। क्यों? इनमें से कुछ पिछले साल ही हो गए हुए थे,
हमें फेयर कंपैरिजन के लिए सिर्फ वो यूनिट्स लेने चाहिए जो इस साल जिन पे काम हुआ है। तो अब बात कंप्लीट कर रहा हूं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड जो भी हो, प्रोसेस मिक्स वेरिएंस के सवाल में अब तक जो हम SQSH एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते थे, अब हम ईपी से करेंगे, और ईपी भी FIFO मेथड से बनाई हुई। ये अब आप इस एग्जाम नोट्स के डब्बे में 0.5 सारा पढ़ लें। 0.5 जी पढ़ लिया। चलें एक सवाल मैं कराता हूं और एक होमवर्क दे देता हूं। ऑटम 15 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। ऑटम 15 जैक एंड जिल। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 15। पहुंचे तो फिर पढ़ लें, मैं करता हूं बुक पे। स्प्रिंग 18 होमवर्क है आपका। स्प्रिंग 18 है मेरी बुक में क्वेश्चन 10 MZ लिमिटेड के नाम से, ये होमवर्क है। और अभी हम ऑटम 15 कर रहे हैं।
हाँ जी, पढ़ ले तो मैं करूं। रिक्वायर्ड में अगर ये पार्ट ए नाम ना भी लेके पूछता तो भी वर्किंग में हमने ईपी बनानी थी। कैसे पता चल रहा है कि वेरिएंस का सवाल है? तो रिक्वायरमेंट्स है ना, वेरिएंस के सवाल क्लियरली पता चल जाते होते हैं। और अगर रिकंसिलिएशन कहीं होती तो कौन कौन सा वेरिएंस निकाल लें? सारे। और अगर वेरिएंस नाम लेके पूछे तो फिर जो नाम लेके पूछे। तो अगर पार्ट ए ना भी होता तो हमें फिर भी ईपी बनाना पड़ता। कैसे पता चल रहा है? प्रोसेस मिक्स है इसमें, ये सवाल के डाटा से पता चल रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है तो सवाल के डाटा से पता चल रहा है। ऑटम 15 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है तो उससे तो पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा। भूल भाल तो नहीं गए? क्वांटिटी स्केड्यूल केजीज में, मटेरियल तो केजी है तो यस केजी में बनाऊं? नहीं, प्रोडक्ट के यूनिट्स में बनना है, प्रोडक्ट के यूनिट्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 8000। स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ का क्या मतलब है? इनपुट। ये बात दोबारा सुने, प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। प्रोडक्ट बताया क्या बता, वन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, चले नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। मटेरियल किलोज में है, ये कैसे पता? पहले टेबल में नजर आ रहा है 5 केजी। तो हम लोगों ने क्वांटिटी स्केड्यूल भी और ईपी प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना है। वैसे अगर देखेंगे इनपुट लगता है जितना मशीन में डाल रहे हैं तो वो तो किलो डाल रहे हैं, लेकिन हम यहां पर केजीज बना रहे हैं तो फिर इनपुट से क्या मुराद होगी? प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स पे काम शुरू किया, प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स के ऊपर लगने वाला मटेरियल मशीन में डाला। तो ये जो लिखा है ना स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ, ये प्रोडक्ट के हिसाब से इनपुट कहा हुआ है जी। कितना? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7000। नॉर्मल लॉस जी 3%। और इंस्पेक्शन स्टेज भी है तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स कौन से हैं? ओपनिंग ऐड होंगे कि नहीं? 80% थे तो अब इंस्पेक्ट हुए। क्लोजिंग कितने हैं? तो इंस्पेक्ट नहीं हुए, यानी यही इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही हैं। तो नॉर्मल लॉस क्या हुआ? 51,000 का 3% है। आउटपुट दिया हुआ है तो नहीं, आप कह रहे हैं 3%, इस पे क्यों लग रहा है? ये मैंने आउटपुट नहीं निकाला, ये मैंने इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाले हैं। ना निकाले यहाँ, ये नहीं है इंस्पेक्टेड यूनिट्स, अलग निकाल लें। ये मैंने कभी किसी क्लास में ऐसे यहां किया हुआ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। अच्छा, जिनको यहां पर ये 51,000 मुश्किल लग रहा है वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलग वर्किंग में निकाल लें। 51,000 इंटू 3% 1530। आउटपुट दिया हुआ है या एक्चुअल लॉस दिया हुआ है? आउटपुट कितना? 48,000। ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, तो ये आउटपुट है। तो इसको देखें एएल या एजी आ जाएगा। एएल 1470। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 8,000। कितने परसेंट थे? तो 20 अब हुआ होगा 1600। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 48 में से 8 निकाल दें जी 40। ये हर लिहाज से 100 है। 40। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7,000। मटेरियल कन्वर्जन
60 AL कन्वर्जन 90 48 1 2 3 यहां तक अगर किसी को मसला है तो वो ऐसा करे कि अगले सेशन की ना फीस जमा करा दे तो मैं डिस्काउंट करवा दूंगा, वो अगली दफा पढ़ ले कॉस्ट है। यहां तक किसी को मसला है तो शर्म आनी चाहिए, फिर भी कोई मसला है तो डूब मरना चाहिए, फिर भी कोई बच जाए कुछ पूछना है तो पूछें। पार्ट बी, बड़ी देर लगा दी, जल्दी जल्दी। पार्ट बी, वेरिएंसेस निकालने हैं तो वेरिएंसेस निकालने हैं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कार्ड। डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, स्टैंडर्ड कार्ड, अभी भी कुछ बच्चे अगर जिद्दी है ना कि स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बनाना, तो इसमें ना गलतियां कर जाते हैं बच्चे। ये मुझसे ऑनलाइन में भी किसी बच्चे ने पूछा था, उससे भी मुझे अंदाजा हो रहा है। हमने मटेरियल के वेरिएंसेस में SC ये फिगर लेनी है कि ये फिगर, ये वाली, ये तो रुपीस पर केजी नहीं, रुपीस पर प्रोडक्ट का यूनिट है। तो मटेरियल के वेरिएंसेस में, लेबर के वेरिएंसेस में ये इस्तेमाल होने। हाँ, ओवरहेड्स में मैंने कहा था कि चाहे ये फिगर यूज कर लें चाहे ये फिगर यूज कर लें, ओवरहेड्स की हद तक ठीक है, उसमें कोई किलोस थोड़ी है। लेकिन लेबर और मटेरियल में SC और SR ये हैं, ये नहीं है। मटेरियल कितने किलो, 1 किलो कितने का, 200। डायरेक्ट लेबर 1.5 आर कितना, 80। वेरिएबल ओवरहेड्स, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, लेबर आवर्स। 1.5 फिक्स्ड 1.5। लेकिन इसके रुपए नहीं बताए, कितने कहे हैं, 130% ऑफ लेबर, लेकिन उसके साथ लिखा है वेरिएबल, फिर बस FOH लिखा है। ये अक्सर सवालों में ऐसे होगा, इस चैप्टर में भी और आगे चल के हम सीरी भी पढ़ेंगे, वहां भी ऐसा हुआ करेगा कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए टोटल, खुद हमें उसमें वेरिएबल और फिक्स तोड़ने पड़ेंगे। टोटल OAR 80 इंटू 130%, 104। लेकिन इसको दो में तोड़ें कैसे? फिक्स्ड का डाटा है,
फिक्स्ड के बारे में कहा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड थे 3 मिलियन, नॉर्मल कैपेसिटी 75,000 आवर्स के ऊपर, तो फिक्स्ड ओएआर निकाल लेते हैं। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 40, तो फिर 64 वेरिएबल ओएआर होगा। $64 और 40, ये स्टैंडर्ड कार्ड हो गया। क्या ये 75,000 क्या है? आर्स, तो 40 पर आर, इसलिए मैंने यहां लिखा है। मैं यहां 80 की जगह 120 भी यूज कर सकता था, वो भी ठीक है। अगर मैं यहां 120 यूज कर लूं तो 120 का 130% क्या आ जाएगा? 1। लेकिन अब मैं 3 मिलियन डिवाइडेड बाय फिर 75,000 आवर्स नहीं करूंगा, फिर प्रोडक्शन करूंगा, तो उससे आंसर यहां 60 ही निकलेगा और ये 96 ही आएगा। तो इसलिए दोनों में से मैंने ये कर लिया, ये भी ठीक है। स्टैंडर्ड कार्ड बन गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस केस 1 केस 2, जितने किलो खरीदा उतने ही किलो यूज किया या डिफरेंट है? मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन बस इतना ही बताया है, तो केस 1 ही है। SC इंटू AQ माइनस AC इंटू AQ। SC 40, AQ कितना है? नहीं, EP वाला नहीं, AQ सवाल में है ना। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, इसके सामने 2 अमाउंट्स लिखी हुई हैं, ये फर्क क्यों है? रेट अलग है, FIFO है तो कुछ और रेट वाला है, कुछ और रेट वाला है, तो डायरेक्ट मटेरियल ये दोनों 19 और 84 दोनों मिला के डायरेक्ट मटेरियल है, तो एक्चुअल क्वांटिटी निकल आएगी 19 लाख। कितने रुपए किलो है? 38, 50,000। 84 कितने रुपए किलो वाला है? तो AQ हो गया 250,000। माइनस ये क्या है? जी यार, वो शील्ड के चक्कर में ना और उसके रोलों के चक्कर में मैं एक और बात भूल गया और आप में से किसी ने नहीं बताई। मैंने स्प्रिंग 20 का पार्ट बी करना था। पार्ट बी मैंने ज़बानी खुद करना था क्लास में। SC इंटू AQ। SQ 5 किलो को किससे मल्टीप्लाई करूं? EP, और वो भी मटेरियल वाला EP 48470, ये SQ है। माइनस 40 इंटू 2.5 लाख, 306,000। अच्छा, अब ये वैल्यूज ही पुट करनी है। जिसकी क्लास है फिर वो उठ जाए, वो लेट हो गया बहुत। मैं वैल्यूज पूरी कर रहा हूं, जिसने जाना चला जाए। वैल्यूज सिर्फ पुट करनी है, सारी वैल्यूज निकाल दी नहीं है मैंने।
लेबर रेट वेरिएंस, एस आर इंटू ए एच माइनस ए आर इंटू ए एच, एस आर ए टी। लेबर ने एक्चुअली कितने आर्स लिए, कैसे? आपको लेबर कॉस्ट दी हुई है कितनी, 6048, और इसके साथ वेज रेट बताया हुआ है, तो ए एच हो गए 72,000 माइनस ये क्या है 6048,000 288,000 एडवर्स। एस आर इंटू एस एच माइनस एस आर इंटू ए एच, एस आर एस एच कैसे निकालूं अब, 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, कन्वर्जन वाली ईपी से। क्यों कन्वर्जन वाली से? क्योंकि लेबर कन्वर्जन कॉस्ट होती है, 47123 माइनस 80 इंटू 105,240, सारा ही एडवर्स। वन 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, एस आर इंटू ए एच, ए आर इंटू ए एच। और अगर ओवरहेड्स लेबर आर से लिंक्ड हो तो आसानी ये होती है कि ए एच और एस एच निकाल लिए होते हैं। एस आर 64, ए एच और ये क्या है 63, 1742, इतना सारा मनूस बिजनेस है। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 64, स्टैंडर्ड आवर्स ये हैं, माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। एट 4192, ये नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड कितने हैं 3 मिलियन, एक्चुअल कितने हैं, चलो ये पॉजिटिव है। और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, अप्लाइड माइनस बजटेड। और अप्लाइड के लिए अगर ये यूज करना है तो इनटू एसएच, और अगर ये यूज करना है तो प्रोडक्शन। अब अगर 60 यूज करना है तो इनटू 47123 ईपी, टू स्प्रिंग 18 होमवर्क है, और वो जो मैं आज नहीं कर सका फिर वो कल, और कल मैं फिर इसमें ना
रिवर्स कैलकुलेशंस कराता हूँ। मिसिंग फिगर्स पूछी होंगी सवाल में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।